बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। परसों मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं दोबारा जेल के अंदर जा रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं और 2 दिन पहले कुछ बड़े अजीब व गरीब और इनकलाबी फ़ैसले इस जमात के कायदीन की तरफ से सामने आए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वो चेयरमैनशिप जो कि बड़ी कोशिशों के बाद उन्होंने हासिल की थी, उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया। इसी तरह पार्लिमानी लीडरशिप उन्होंने सपुर्द कर दी ख्वाजा आसिफ साहब के, और ये भी कहा जा रहा है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सपुर्द की जाएगी। इसी तरह पार्टी के लिए भी मुख्तलिफ़ ओहदों पर तैनातियाँ की गई हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सीनियर नायब सदर बना दिया गया है। यूँ मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से एक बार फिर चिमगोइयों का सिलसिला ज़ोर पकड़ गया है। पहले कहा जा रहा था कि फ़रीक़ैन ने एक दूसरे को ढील दे रखी है और डील की तरफ मामला बढ़ रहा है। अब कुछ लोगों की राय ये है कि शायद डील नहीं हो रही, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, असलन ये डील की तमहीद है। इन सवालों का और इससे मुताल्लिक़ दीगर सवालों का जवाब जानने के लिए हमने ज़हमत दी है साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। मैं बहुत मशकूर हूँ सर, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में, बिलखुसूस ज़हमत की आपने सफ़र से वापस आके। और पहले एक नुक्ता समझना चाहता हूँ, आपके नज़दीक जमहूरियत की तारीफ़ क्या है? जमहूरियत की तारीफ़ ये है कि अवाम की राय जो है उसके मुताबिक मुल्क में पार्लिमान बने और हुकूमत बने। अवाम की हकीकी राय के मुताबिक, अवाम की हकीकी राय के मुताबिक अवाम के नुमाइंदे आएँ, वो मुल्क के मामलात चलाएँ। तो ये जो पिछले इंतखाबात हुए थे उसमें जो हुकूमत बनी है ये अवाम की राय के मुताबिक बनी है? मैं तो उसको अवाम की राय के मुताबिक नहीं समझता, ना ही पाकिस्तान के अवाम समझते हैं, और उसके असरात जो हैं वो आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। क्यों, आप क्यों अवाम के राय के मुताबिक नहीं समझते? इलेक्शन हुए थे। देखिए, जिस तरह इलेक्शन हुए, जो माहौल बनाया गया, जो मीडिया के ज़रिए जो चीज़ की गई, जो जिस तरह लोगों को तोड़ा गया, ये वही काम है जो माजी में पाकिस्तान में बदकिस्मती से होते रहे। बल्कि इस दफ़ा जिस शिद्दत से हुए शायद उसका कोई नज़ीर माजी में नहीं है। बहरहाल हमने इसके बावजूद पार्लियामान में आ गए। जब अपोजिशन की मीटिंग हुई तो वहाँ एक बड़ी राय का इजहार किया गया कि पार्लियामान में ना जाया जाए, लेकिन दोनों बड़ी जमातों ने फैसला किया कि हम जाएंगे ताकि मुल्क में जमहूरियत चलती रहे। तो आप और आपके कायदीन का जमहूरियत पे यकीन क्यों नहीं है? नहीं, हमारा यकीन है, इसीलिए तो हम कुर्बानियाँ भी देते रहे हैं। हमने आमरीत का मुकाबला भी किया, 10 साल मुशर्रफ का मुकाबला किया, आज भी जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। नहीं, अगर जमहूरियत पे आप लोगों का यकीन होता तो जिस तरह आपने फरमाया जमहूरियत की डिफिनीशन ये की कि आवाम की राय से हुकूमत बने, तो फिर पार्टी के अंदर भी पार्टी वर्कर की राय से क़यादत मुंतखब होनी चाहिए। तो आप लोगों ने तो पिछले इलेक्शन की तरह वो नुमाइशी इलेक्शन भी नहीं किया और ओहदे बांट दिए। ये सवाल अक्सर किया जाता है, दुनिया में कोई जमात ऐसी नहीं है जो पार्टी के अंदर इलेक्शन कराती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन जो होता है वो यानी एक नाइतफाकी पैदा करता है, यानी मुकाबला होता है शख्सियात में या बहुत सी शख्सियात में, और उससे पार्टी को जो नुकसान पहुंचता है उससे वो रिकवर नहीं कर पाती। मैं इसकी 2 मिसालें आपको दे देता हूँ। मैं 2 मिसालें दे देता हूँ। पूरी इंग्लैंड में लेबर पार्टी के पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ था, आज से कोई 8-10 साल पहले। आज तक लेबर पार्टी, जिसमें 2 भाइयों ने इलेक्शन लड़ा, मिलीबैंड ब्रदर्स के दरमियान इलेक्शन हुआ, और एक जीत गया, एक हार गया, लेकिन वो पार्टी हार गई। आज तक वो उसे रिकवर नहीं कर पाई। और अमेरिका में ये डिबेट जो है, जो उनके प्राइमरीज होते हैं इलेक्शन से पहले, जिसमें एक पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं और एक को चुनते हैं, उसमें बहुत से अच्छे उम्मीदवारों को इतना नुकसान हो जाता है कि वो उसे रिकवर नहीं कर पाते। तो ये पार्टी के अंदर जो ओहदे होते हैं ये कंसेंसस से होते हैं।
नहीं, लेकिन इसमें इलेक्शन मुमकिन नहीं है। आपने फरमाया कि इलेक्शन कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा सिलसिला है ये किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होता कि पहले बाप फिर बेटा फिर उसके बेटे फिर ये सारी और फिर एक ख़ानदान मिलकर सारे ओहदे बांटे। नहीं, ऐसी कोई बात आपने अभी खुद की कि डेविड मिलीबैंड अपने भाई से इलेक्शन लड़ रहे थे जी, लेकिन हमारे यहाँ तो उलट हो रहा है और पाकिस्तान में ऐसी जमातें हैं। नहीं हो रहा। यहाँ देखें, जमात के अंदर जो ओहदे हैं उसमें कौन सी मोरूसी सियासत है। मेरा कोई नवाज शरीफ साहब से कोई रिश्ता नहीं है। जो आपके ओहदेदार बने हैं उनमें 99% कोई रिश्ता नहीं है। अगर दो उम्मीदवारों का रिश्ता है तो उन दोनों ने अपनी जगह बनाई है सियासत में। लेकिन ये ओहदे तो उन्होंने बांट लिए ना, उन्होंने फैसला किया कि ख्वाजा आसिफ साहब ये होंगे, शायद इसका नहीं, इसका देखिए, इसका मशवरा हुआ। वो मशवरा कई हफ्तों पर मुहित था, वो एक दिन की बात नहीं थी। ये सिलसिला तकरीबन 3-4 महीने से चल रहा है। इसको देखा जा रहा था कि क्या किया जाए। तो ये एक मौका था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर जी अब जमात इस्लामी जैसी पार्टियां हैं जिनमें बाकायदा इलेक्शन होता है, कैंडिडेट बनते हैं, वोट डाले जाते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? जमात इस्लामी में ये होता, वहाँ भी एक मखसूस लोग जो रुकन कहलाते हैं वो मुशावरत से इस बात का फ़ैसला करते हैं। मैंने फिर ये कहूँगा, किसी जमात में दुनिया में इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते ओहदेदारों के लिए। ये कंसेंसस से होता है और देखा जाता है किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, क्या कर सकता है, उसके मुताबिक उसके फ़ैसले होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हर पार्टी के अंदर जमहूरी तरीके से होता है, लेकिन चूंकि वो मुल्क की इलेक्शन की तरह उसकी पब्लिसिटी नहीं होती तो इसलिए हम ये समझते हैं कि शायद उधर इलेक्शन नहीं होते। नहीं, किसी जगह नहीं होता। लेकिन ये आप यकीन रखें, मैं इस बारे में ये सवाल अक्सर किया जाता है। हाँ। क्योंकि इलेक्शन डिवाइसिव होता है, इलेक्शन तफरका पैदा कर देता है। इसलिए ये इमरान खान साहब ने एक इलेक्शन करवाया था, उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाई। अपनी जमात में इलेक्शन करवाने की कोशिश की थी। तो आप लोग इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नहीं, हम नहीं चल रहे। लेकिन मैं ये कह रही, वो उनको भी बाद में समझ आई कि ये मामला मुमकिन नहीं है, इससे झगड़े पैदा होते हैं जिससे पार्टी रिकवर नहीं कर पाती। कोई झगड़े पैदा नहीं होते तो क्या आप लोग अगर अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं कर सकते और कारकुन की राय से क़यादत मुंतखब नहीं कर सकते तो मुल्क में आप किस अखलाकी बुनियाद पे इलेक्शन का और जमहूर की राय के मुताबिक निज़ाम चलाने का मुतालबा कर रहे हैं? सियासत का जो निज़ाम है उसके अंदर ये मुसल्लमा असूल है कि आप जमात को मुत्तहिद रखते हैं, आप जमात को डिवाइड नहीं करते, आप जमात को तकसीम नहीं करते। इलेक्शन तकसीम कर देता है। तो फिर इलेक्शन मुल्क तकसीम करती है, फिर मुल्क में भी इलेक्शन नहीं होना चाहिए? तकसीम करती है इसीलिए, और मौका देती है सबको कि वो हिस्सेदार बन जाएं इक़्तिदार के अंदर। और पूरी तमाम सीटें एक जमात को तो नहीं मिलती, हर जमात को उसका अपना हिस्सा मिल जाता है। उसके बाद फिर कोलिशंस बनती हैं, ये एक जमात हुकूमत बनाती है। पार्टी के अंदर ये मुमकिन नहीं होता। नहीं तो फिर ये मेरी राय नहीं है, मैं पूरी दुनिया का तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप पूरी दुनिया का तजुर्बा तो बता रहे हैं, लेकिन हम भी आपको ये तजुर्बा बता रहे हैं कि वो लोग फिर हमें कहते हैं कि यार इन लोगों का अगर अपने घर में जमहूरियत नहीं है तो मुल्क में इनकी जमहूरियत के साथ क्या कमिटमेंट हो सकती है। और फिर ये कि अगर यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के पास इख्तियार है और वो इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन करते हैं तो फिर मुल्क में जिनके पास इख्तियार होता है तो उनके सिलेक्शन पे फिर आप लोगों का क्या एतराज़ हो सकता है? नहीं, मुल्क में एक आइन है, जमात का भी एक आइन है, ये सब चीज़ें जमात के आइन के मुताबिक हुई हैं। एक शिक मुस्लिम लीग नून का आइन है। जी बिल्कुल है। उस आइन में ये है कि पार्टी ओहदे सदर बस पूरे मुल्क में नामजद करेंगे। ये जनरल काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें सदर मुंतखब होता है, इलेक्शन होता है जैसे आपने कहा, और फिर वही जनरल काउंसिल भी ये इख्तियारात तफवीज़ कर सकती है सदर को या किसी और शख्स को कि वो सूबाई तंजीमें और जो बाकी ओहदेदार हैं उनका इंतखाब करके उनको तो शायद साहब वो नाम नहाद बराए नाम किस्म के जनरल काउंसिल का इजलास तो कर लेते ना? नहीं, उसकी वो पिछले इजलास में तफवीज़ कर दिया सदर को, शहबाज साहब को। पिछले जनरल काउंसिल जब वो मुंतखब हुए तो वहाँ पर एक करारदाद के ज़रिए ये इख्तियारात दे दिए गए थे। अच्छा। और आमतौर पर जमातें ऐसे ही करती हैं। तो ये सारे अब जो नीचे नॉमिनेशन है ये शहबाज साहब ने किए हैं? जी, शहबाज साहब ने किए। और शहबाज साहब को पार्टी ने इख्तियारात दे दिए? पार्टी ने इख्तियारात दे दिए थे। और ये मुशावरत जो है कई महीनों से चल रही है, अनाउंसमेंट जाके अब हुई है। ठीक। शाहिद साहब, इस वक्त मुस्लिम लीग में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? नवाज शरीफ साहब क्या हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या हैं और आप क्या हैं? देखिए, हम सब वर्कर हैं इस जमात के। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब सदर हैं जमात के, मुझे अभी सीनियर नायब सदर बनाया गया है।
नवाज शरीफ साहब इस जमात के रूए रवां हैं। जो वोटर है वो नवाज शरीफ साहब से आइडेंटिफाई करता है, ये बुनियादी बात है। वो उनको देखता है। हमने ये बेहतर समझा कि उनको इक़्तिदार से हटाया, हुकूमत तोड़ दी एक हकामे पर। फिर हमने बेहतर समझा कि उनको सियासत से भी अलहदा कर दिया जाए और एक तशरीह ऐसी की गई, एक कानूनी शिक की। और मैंने हमेशा ये कहा है कि सियासत दान का मुस्तकबिल जो है वो ना वो आमिर बनाता है या उसको तोड़ सकता है, ना वो कोई कानूनी या अदालती फ़ैसलों से होता है। वो अवाम के दिल की बात होती है। तो नवाज शरीफ साहब अवाम के दिलों में रहते हैं, मौजूद हैं, और इस सियासत आज भी मुल्क की सियासत का महवर है। लेकिन अगर अवामों में दिलों में अवाम के दिलों में रहते हैं तो उधर ही रहने दें, उनको सियासत से निकाल दे ताकि आप लोगों के गुनाह भी माफ़ हो जाएं। नहीं, देखिए, हमने कोई गुनाह नहीं किया जिसके माफ़ होना ज़रूरी है। और सियासत से नवाज शरीफ साहब को अवाम ही निकाल सकते हैं, ना आप निकाल सकते हैं, ना मैं निकाल सकता हूँ, ना कोई और निकाल सकता है। ये फ़ैसले अवाम करते हैं, ये उनको ही छोड़ दें उन पर तो बेहतर होगा। अच्छा, आजकल एक राय ये बन रही है कि नवाज शरीफ साहब सियासत कर सकते हैं लेकिन शायद हुकूमत नहीं कर सकते, और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत तो अच्छी चला सकते हैं लेकिन सियासत नहीं कर सकते। आपसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इन दोनों से मुतालिक? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, 5 साल ये दौर गुज़रा, उसमें से 4 साल नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा की। मुश्किल दौर था, धरने हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसके बावजूद जो इस हुकूमत ने डिलीवर किया, पाकिस्तान की तारीख में कोई हुकूमत ना कर पाई। नवाज शरीफ साहब की 90 की जो हुकूमत थी, जो उसने इकॉनमी को लिबरलाइज किया, अगर वो हुकूमत पूरे 5 साल करती तो चलने दिया जाता, आज मुल्क के हालात मुख्तलिफ। लेकिन जरदारी साहब जैसे बंदे ने 5 साल पूरे कर दिए। मैंने लेकिन डिलीवर क्या किया? मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। टाइम पूरा करना बड़ा आसान होता है, मैं घर में चुप करके बैठा रहूँ, टाइम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप डिलीवर करते हैं तो यकीनन उससे लोग नाराज़ भी होते हैं, राज़ी भी होते हैं। लेकिन हमने कभी नवाज शरीफ साहब की शख्सियत में ये जो एक इख्तलाफ वाली बात है वो नहीं देखी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब नाकाम सियासतदान तो है ना, कामयाब हुक्मरान होके भी। नहीं, नाकाम सियासतदान, देखें, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने डिलीवर किया है। अब वो पार्टी के सदर हैं, ये इम्तिहान है उनका। लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये भी बड़ा इम्तिहान है उनका। तो उनको काम करने दें, उसके बाद उनको जज करें। आप उससे पहले उनको जज नहीं कर सकते। अब पार्टी ने जिम्मेदारियाँ, 2 बड़ी जिम्मेदारियाँ उनको दी हैं, और उस पर उनको जज किया जाएगा एज अ चीफ मिनिस्टर। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पंजाब की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबों की तारीख में कोई चीफ मिनिस्टर इतना डिलीवर नहीं कर पाया जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। इसके बाद भी वो सदर रहेंगे शहबाज शरीफ साहब? जी, सदर हैं, वो आज भी सदर हैं, इससे पहले भी सदर थे। जनरल काउंसिल ने उनको मुंतखब किया है और ये ओहदा उनके पास ही रहेगा। तो फिर ये बाकी ओहदे देने का क्या मंतिक थी? बाकी ये ओहदे खाली थे, ये दिए जाते हैं, माजी में भी थे, इस दफ़ा भी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सीनियर नायब सदर माजी में भी थे, नायब सदर भी थे। अभी बहुत से ओहदे, ये तो पहला मरहला है, अभी बहुत से ओहदे खाली पड़े। और लीडर अपोजिशन भी वो रहेंगे? लीडर अपोजिशन भी वही हैं। ये तो मैं हैरान हूँ कि ये बातें चल पड़ती हैं टीवी पर और मीडिया में, और जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा कि वो इधर असम्बली का इजलास हो और वो लंदन में बैठे हों? देखिए, असम्बली का इजलास 12 तारीख को था, वो 10 दिन डिले हो गया। उन्होंने अपॉइंटमेंट्स ली हुई थी अपने, जो टेस्ट कराते हैं हर साल 2 दफ़ा, तो उनको जाना पड़ा। वो आ जाएंगे, यहीं होंगे। ये इजलास आज जुमे को ख़त्म हो रहा था, तो अब फिर एक्सटेंड हो गया, लेकिन इससे अगले सेशन में यहाँ मौजूद होंगे। नहीं, लेकिन कुछ तो कह सकते हैं ना, उधर मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये इधर इतनी अफवाहें फैल रही है तो उस पर अपनी राय क्यों नहीं देते? नहीं, राय मैं दे देता हूँ, एहसन इकबाल साहब, मरियम साहब, सब राय दे। देखिए, हर अफवाह का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। तो जो अफवाहें फैलाने वाले हैं, हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि अफवाहें फैलाना छोड़ दें। हकायक, पहले उन्होंने कहा जी ये डील हो गई है, फिर किसी ने कहा डील हो गई है। जब ये सब बातें हो गई, लोगों ने कहा देखें जी अब नवाज शरीफ साहब को बेल मिलेगी जी, ये बिल्कुल मामला तय हो चुका है। नहीं, कुछ तो था ना जिसकी पर्दादारी थी। क्या था? तो किस फिर चीज़ की? देखिए, हम अपोजिशन में हैं,
नहीं, आप लोग किस चीज की पर्दादारी अपोजिशन में हैं, लेकिन वो बड़ा एक सॉफ्ट किस्म का अपोजिशन है ना। सॉफ्ट नहीं है, आपके बिल्कुल साथ सॉफ्ट ड्राइविंग नहीं सीट है, पे तो बिलावल साहब आ गए। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। देखिए, बिलावल साहब पार्लिमानी पार्टी के सदर थे, हमारे लीडर अपोजिशन नहीं थे। अब ख्वाजा आसिफ साहब को सदर बना दिया गया अपोजिशन है। वही होती है जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे, जो अब बिलावल ने शुरू किया, इतना तो हम भी समझ रहे हैं। देखिए, हर एक की एक तरीका है अपनी अपोजिशन का, हम भी कर रहे हैं, हम इश्यूज पर बात करते हैं, हमारा अपना एक मिजाज है, अपना एक तरीका है। हमने कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने नहीं की, हम करते हैं, लेकिन एक शाइस्तगी के दायरे के अंदर रहकर और एक तामीरी अंदाज में सियासत करनी चाहिए। हम गाली गलौज की सियासत में जिस तरह दूसरी जमातें हैं उसमें यकीन नहीं रखते। बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, फजलुर रहमान साहब भी बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं, तो हमारी जमात भी बड़ी खुलकर लेकिन बात अगर करती दाल है। में कुछ काला नहीं था तो मरियम नवाज साहबा के ट्विटर में पिछले 9 महीने खामोशी। कौन से? देखें, मरियम नवाज साहिबा मुल्क में सियासत में आई, उनके पास कभी ना हुकूमती ओहदा था ना सियासी ओहदा था। ये पहली दफ़ा परसों उनको मुल्क पार्टी में एक सियासी ओहदा दिया गया है। तो जब वो बोलती थी तो इख्तलाफ था कि क्यों बोलती हैं, नहीं, लेकिन उनकी इलेक्शन क्या पोजीशन है। साहब, इलेक्शन से पहले भी कोई ओहदा उनके पास नहीं था, इलेक्शन का माहौल लेकिन था। रोज बोलती थी, रोज ट्विटर पे कुछ ना कुछ राय देती थी, बड़ी सख्त बोलती थी, और उसके बाद पिछले 9 महीने खामोशी। जी, उसके बाद वो इलेक्शन का माहौल था, उसमें पूरा हिस्सा लिया उन्होंने, एक कैंपेन चली, उसके बाद इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के दौरान उनको कन्विक्ट किया गया, मुल्क से बाहर थी, आई और जेल चली गई, भादरी से जेल काटी, वर्कर के दिल में अपनी जगह पैदा की, पार्टी के अंदर अपना मुकाम पैदा किया। अब उनको ओहदा भी दिया गया है और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में सियासत में भरपूर किरदार अदा करेंगी। ये अब जब ओहदा मिल गया तो मैं खुद किसी ट्विटर पर नहीं हूँ, किसी ट्विटर किसी तो आप चीज़ पहले पर भी नहीं थे ना। नहीं, पहले भी नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ एक मेला, एक सर्कस लगाई जाए। जब भी कोई इशू होता है वो बात करती रहीं और बात करेंगी। लेकिन इस दौरान आप हमें बताते रहे, और हकीकत भी यही है कि मुल्क के साथ पिछले 9 महीनों में मईशत के साथ बाकी फ्रंट पे क्या कुछ हुआ, तो उसको लोग कैसे कायद माने, लीडर माने कि जो मुल्क और कौम के साथ ये सब कुछ होता रहा और वो खामोश रहे, वो राय ही न दें। किसी ने कहा है कि आप कायद और लीडर माने? हम हमारा ताल्लुक किस जमात से है? हम तमाम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, असेंबली के अंदर बोलते हैं, आपके पास रोज़, मैं हफ्ते में कम से कम 6-8 प्रोग्राम करता हूँ, मुसद्दिक मलिक साहब करते हैं, मरियम साहिबा, हर पार्टी का लीडर जो है वो आकर बात करता है। ये एक जमात है, ये मरियम नवाज साहबा की जमात नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की जमात नहीं है, ये एक जमात है जिसका एक माजी है, जो काम कर रही है, आज अपोजिशन में है, इससे पहले हुकूमत में थी, उसके कायद नवाज शरीफ साहब। अब तो ओहदा भी उनको मिल गया जी, नायब सदर का, इंतहाई अहम होता है, तो अब मरियम नवाज साहबा खुल के मैदान में आएंगी। जी बिल्कुल, जो भी उनका किरदार होगा, जो उन्होंने रोल प्ले करना है, वो उसको अपना किरदार अदा करेंगी। बयानिया किसका होगा आगे पार्टी का, शहबाज शरीफ साहब का या नवाज शरीफ साहब का? बयानिया पाकिस्तान के अवाम का है, और मैं वो बयानिया, परसों भी नारोवाल में यही सवाल हुआ था, बयानिया जो हमारा है, मैं ये चाहूँगा इमरान खान उससे इख्तलाफ कर ले। हमारा बयानिया ये है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर मुल्क की तरक्की और पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करें। ये पाकिस्तान के अवाम का बयानिया है, ये आइनी बयानिया है, ये मेरा भी है, ये आपका भी है, और ये इमरान खान साहब का भी है। नहीं, वो तो है, लेकिन नहीं है तो फिर बयानिया और से ज़्यादा आप बयानिया क्या चाहते हैं? शाहिद साहब आपने सियासी बयान दे दिया। नहीं, मैं सियासी, आप बयान फरमा दें, मैं उसकी तायीद या नफ़ी कर दूंगा। मैं चले बयानिया के बजाय हम तरीका कह सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब के तरीक़े पे मुस्लिम लीग नून की सियासत उस्तवार हुई थी। आगे अब शहबाज शरीफ साहब का तरीक़ा चलेगा या कि नवाज शरीफ साहब का तरीक़ा चलेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तरीका होगा, और वो वही है जिस पर शहबाज साहब भी चल रहे थे, जो इलेक्शन से पहले भी था, जो इलेक्शन के बाद भी है। मुझे उसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। शहबाज शरीफ का साहब का अपना एक मिजाज है, अपने तरीके से बात करते हैं, हर शख्स मुख्तलिफ होता है। नवाज शरीफ साहब भी एक तरीके से बात करते हैं, शहबाज साहब एक और तरीके से बात करते हैं। पैगाम वही है, जमात वही है, कोई दो बयानिए नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। मैं तो हैरान होता रहता हूँ ये सुन के और पढ़ के जी कि फ़लाने ने आज ये कह दिया, और फ़लाना नवाज शरीफ ग्रुप है और फ़लाना शहबाज शरीफ ग्रुप है। ये बातें, ऐसी कोई बात जमात के अंदर नहीं है। ये तो इस तरह की बात है कि जिस तरह आप मुझे बताएं कि जी
जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए शाह उनके जो इख्तलाफात हैं वो ओपन हैं, वो दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ कोई बयान किसी ने कभी नहीं दिया। मेरा लीडर भी नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब का लीडर भी नवाज शरीफ है, लेकिन उधर तो भी इख्तलाफ क्या है? उधर भी जो तरीक़ा जिन जगहों को हिट कर रहे थे नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा, उनको पिछले 1 साल में भी कभी शहबाज साहब ने हिट नहीं किया। देखिए हिट आप किसको कहते हैं? नवाज शरीफ साहब ने कभी किसी को हिट नहीं किया। उन्होंने एक बात की और वो बात यही थी कि जिस तरह हुकूमत को मफलूज किया गया, हुकूमत को तोड़ा गया, ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, ये जमहूरी तरीका नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है। ये सारी बात थी और उसके असरात पाकिस्तान पर पड़े हैं। उसके जो मुश्किलात हैं वो तो नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त कर लिया, हुकूमत भी टूट गई, फिर हुकूमत बन गई, हुकूमत ने टर्म भी पूरी कर ली, लेकिन बर्दाश्त किसने किया? पाकिस्तान के अवाम ने। आपकी तरक्की की रफ्तार रुक गई, आपकी कॉन्फिडेंस उठ गया मुल्क पर, जिसको हमने बहाल करने की कोशिश की। लेकिन अगर वो सारे मामलात ना होते, ये पूरी चेंज जो है, वो तो कहते हैं बहाल करने की बजाय आप लोगों ने तबाहाल करके छोड़ा है सब कुछ, इसलिए ये हुकूमत उस पर बहस कर लें। मैं तो एक बुनियादी बात करता हूँ। 31 मई 2018 को अफरात ज़र 4% से कम था, तरक्की की रफ्तार 6% के करीब थी। 8 महीने के अंदर पाकिस्तान की सिलेक्टेड हुकूमत आई, आज अफरात ज़र 9% से ऊपर है। आप भी इसको सिलेक्टेड हुकूमत कहते हैं? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन के दौरान भी कह रहा था। किसने सिलेक्ट किए जी? सिलेक्ट किसने किए? ये जो सिलेक्ट हुआ है वो बताए, उससे पूछें। नहीं, वो तो पाकिस्तान के अवाम ने नहीं किया, वो तो अपने आप को इलेक्टेड कहते हैं ना। इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, चलो वो बात खत्म हो गई ना। हाँ। मैं उन्होंने जो किया है उसका बता रहा हूँ आपको कि आज अफरात ज़र दुगनी हो गई है, ग्रोथ आधी हो गई है। और मैं कुछ जानता हूँ इक़्तिसादियात के बारे में, कुछ मुल्क भी 10 महीने चलाया है। आप ये नीयत करके आए ना, मैंने ये काम करना है कि मुल्क में अफरात ज़र को दुगना करना है और तरक्की को आधा करना है, आप नहीं कर पाएंगे। ये इमरान खान ही की शख्सियत ही है जिसने ये अचीव किया। नहीं, लेकिन देखिए कर्जे तो आप लोगों ने हद से ज़्यादा बढ़ा के उन पे छोड़े हैं ना मुल्क के। तो इन्होंने कितने कर्जे ले लिए हैं? नहीं, तो जाहिर बात है कर्जे वो अब आप लोगों के लिए हुए कर्जों को लौटाने के लिए उनको लेने पड़ रहे हैं। इन्होंने कितने कर्जे लौटाए हैं ये बता दें। वो ये कह रहे हैं कि हम तो लौटा जो देखें, गिन लेना कर्जों में कितना इजाफा किया है और कितने कर्जे लौटाए हैं, ये दोनों बता दें। लेकिन आप लोगों ने क्यों इजाफा किया? देखिए, आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं मुल्क के अंदर, आपकी इक़्तिसादी जो आपकी बजट मेकिंग है, जो आपकी इकॉनमी है, आप कर्जा हर मुल्क कर्जा लेता है। हम कोई मुनफरिद दुनिया में मुल्क नहीं जो कर्जा सिर्फ हम ही लेते हैं, पाकिस्तान ही लेता है। हर दुनिया का मुल्क कर्जा लेता है, उससे आप ग्रोथ अचीव करते हैं। आप जो आपकी अपनी आमदन, पाकिस्तान की आमदन नहीं है, पाकिस्तान खसारे का मुल्क है। अक्सर मुल्क खसारे में चलते हैं, वो कर्जा लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ आती है। ग्रोथ कर्जे की कीमत से ज़्यादा होती है और मुल्क तरक्की करता है। ये बुनियादी तरीका है दुनिया में। अगर हम इसे कोई मुख्तलिफ निज़ाम राइज करना चाहते हैं, किसी के पास है तो बता दे। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स की, उन्होंने पाकिस्तान को इतनी ग्रोथ दी कि जो कर्जा आपने लिया था वो सस्टेनेबल था, आप उसको बर्दाश्त कर सकते थे। ग्रोथ 3 कम से 5.8 पे पहुंच गई। ये धरने ना होते और ये ड्रॉन लीक्स और पनामा गेट और पता नहीं क्या क्या, हुकूमत तोड़ी ना जाती, करें 6.5 पे अब ग्रोथ होती। आप लोग कुछ ना करते तो धरने ना होते, डॉन लीक्स ना होता ना। आप हमें देखें ना, हमें सज़ा दे दे, पाकिस्तान के अवाम को सज़ा मत दें, क्योंकि आखिर में बात तो पाकिस्तान की आती है ना। मुझे और उन सबको एक तरफ कर दें, पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप जो भी कर्जा लें, 2 चीज़ें आपने अचीव करनी है। 7.5% की ग्रोथ अचीव कर लें और 40 बिलियन पे एक्सपोर्ट्स को ले जाएं। ये 2 काम इतने बड़े टारगेट्स नहीं हैं। अगर एक हुकूमत को काम करने का मौका दिया जाए, जो अवाम की मुंतखब हुकूमत हो, उसको मौका दें काम करने का, वो तहम्मुल से सबको साथ मिलाकर मुल्क में काम करे, तो ये 3 साल में आप ये अचीव कर सकते हैं। आप इकानमी को समझते भी हैं,
और जिस तरह आपने फरमाया भी कि मुल्क को रूल भी किया, आपने लीड भी किया साल 1.5 साल, ये इस वक्त जो इक़्तिसादी बहरान है, ठीक है जिस तरीके से भी हुकूमत आई है आपकी उसके बारे में जो भी राय है, लेकिन अब उसकी पॉलिसियों का इस मुल्क ही पे असर होगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस वक्त इस बहरान से निकलने का कोई रास्ता है? नहीं, बदकिस्मती से नहीं है। कोई भी रास्ता मैं नहीं? बहुत दुख, यकीन करें और ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि नहीं है, क्योंकि जो हुकूमत अपनी पूरी इकनॉमिक टीम को निकाल दे और एक ऐसी टीम इंपोर्ट करे जिसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बड़े अच्छे लोग होंगे, मैं उनसे कुछ को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक ताल्लुक़ मुल्क से, एक लॉयल्टी इस मुल्क से, इसके अवाम से, उसकी अवाम से राय से आना और एक लगन से, यानी मुल्क की लगन से काम करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी जो मुल्क की इकॉनमी चलाते हैं ना, उनके लिए। आप टेक्नोक्रेट ले आएँ, दुनिया के बेहतरीन ले आएँ, वो आपको मशवरे देगा, लेकिन उसका हाथ जो है वो अवाम की नब्ज़ पर नहीं होगा कि अवाम की क्या तकलीफ़ात हैं, मैं कैसे उनको हल करूँगा। लेकिन जिनका अवाम के नब्ज़ पे हाथ होता है फिर वो समझते नहीं है, जिस तरह असद उमर साहब का आप लोगों ने देखा। वो समझते हैं, सारे समझते हैं, असद उमर साहब भी समझते थे, लेकिन फिर आप मशवरा भी लेते हैं, आप मेहनत भी करते हैं, आपके अंदर कुछ जज्बा भी होता है, कुछ काबिलियत भी होती है, ये तमाम चीज़ें मिलकर आपको इकॉनमी के चैलेंजेस का सामना करने का इख्तियार और अहलियत देती हैं। नहीं, आप लोग कहते थे कि IMF के पास जाना मजबूरी है, तो अब अगर हम IMF के लोगों को ला के हमने उनको वज़ीर भी बना दिया, स्टेट बैंक का चेयरमैन भी बना दिया, तो ये बेहतर नहीं होगा कि IMF के लोग IMF से डील करें? फिर आप अपने मुल्क को बंद कर दें, उनके हवाले कर दें। देखें, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कहा था, बहुत जगह कह चुका हूँ, इस हुकूमत के पास पहला फ़ैसला जो था, जो पहले दिन करना चाहिए था, क्योंकि ये तैयारी तो कहते हैं 5 साल से कर रहे थे कि IMF में जाना है या नहीं जाना। आज 9 महीने के बाद भी वो फैसला नहीं हो पाया। अभी तक हमने वज़ीर-ए-आज़म के नाम से, के मुंह से नहीं सुना कि हमें जा तो रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, उनकी टीम आई है, प्राइम मिनिस्टर खुद मिले हैं कई कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं। IMF देखें, आप जब हुकूमत आई 17 अगस्त को, आप इस सतह पर थे इकॉनमी में, ठीक। IMF कहता है जी ये आप ये कर दें, आप रुपये को डिवैल्यू कर दें, आप पॉलिसी रेट बढ़ा दें, आप गैस की कीमतें बढ़ा दें, आप बिजली की कीमत बढ़ा दें, आप सब्सिडी ख़त्म कर दें, ये उनकी डिमांड होती है। आप इस वक्त यहाँ पे पहुँच गए खुद ही, बगैर IMF के पास जाए। अब IMF आके क्या मांगेगा और पाकिस्तान के लोग उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, ये सवाल है। IMF से आप नेगोशिएट करते हैं, मुल्क IMF के हवाले नहीं कर देते। आपको क्या लगता है कि ये महंगाई की शरह और डॉलर, ये हमारा अल्टीमेटली कहाँ पे जाके रुकेगा इस हुकूमत में, अगर ये पॉलिसी आ रही? ये हुकूमत के फैसले इसको डिटरमिन करेंगे कि हुकूमत क्या फ़ैसले करती है, कैसे करती है, कब करती है। ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर 17 अगस्त को फैसले हुए होते, आज यकीन करें डॉलर 125-130 पे स्टेबलाइज कर जाता, अफरात ज़र 5-6 पे आके रुक जाती, पॉलिसी रेट 9 पे आके रुक जाता, आपकी एक गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ती। अगर हुकूमत की यही पॉलिसियाँ रही और यही इक़्तिसादी सूरत हाल रही, तो आपकी असेसमेंट क्या है, ये मुल्क किस तरफ फिर जाएगा? देखिए, अल्टीमेट नतीजा उसका क्या होगा? आप रुपये को फ्री फ्लोट करेंगे, जो इकॉनमी की तबाही का बायस बनेगा। आप गैस की कीमतें इतनी बढ़ा देंगे, बिजली की कीमत इतनी बढ़ा देंगे, अवाम की सब्सिडीज़ इतनी ख़त्म कर देंगे कि अफरात ज़र जो है वो 20-25-30%, अल्लाह ना करे इससे भी ज़्यादा जा सकता है। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर सियासत पीछे रह जाएगी, इकॉनमी आगे आ जाएगी और अवाम सड़कों पर होंगे और मुश्किल हालात आप लोगों को और आपकी टीम को वापस लाया जाए तो आप काबू कर सकते हैं? बिल्कुल काबू कर सकते हैं। देखें, जितने दिन गुजरेंगे इतना मामला मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि ये तो फेल हो चुके ना, ये तो स्टैब्लिश हो गया और लोग खुद मान। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हो सकता बेहतरी का, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हम काबू कर सकते। आप इलेक्शन कराएं,
इलेक्शन एक और डायनामिक्स होती है उसकी, इकॉनमी के लिए भी कॉन्फिडेंस बहाल होता है, इलेक्शन करवाएं, जो जीतता है। और मैं हाथ जोड़ूंगा सबसे, इस मुल्क को एक फ्री और फेयर इलेक्शन दे दें, नहीं पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद कर लें, उनको फैसला करने दें। तो जो वो फैसला करेंगे, जो हुकूमत आएगी उसके पास ये मैंडेट भी होगा, उसमें ये जज्बा भी होगा, और उसमें ये हिम्मत भी होगी, और उसका ये इख्तियार और उसकी ये क्रेडिबिलिटी होगी कि वो फिर नहीं। तो आप ये समझते हैं कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए भी दोबारा इलेक्शन ज़रूरी है? जी बिल्कुल। मईशत, देखिए, मईशत और सियासत अब जुड़ी हुई है। वो ज़माने चले गए जब मईशत और सियासत दो अलग चीज़ें हुआ करती थी। अब मईशत का दारोमदार मुल्क की सियासत पर है। मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी, मईशत भी नीचे जाएगी। तो आपकी पार्टी ने तो मईशत भी नीचे जाएगी। तो आपकी मुल्क में हुकूमत तोड़ी जाएगी, मईशत भी नीचे जाएगी। आपकी पार्टी ने तो अभी तक री या फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया, सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब। आपने मुझसे पूछा है ना, मैंने आपको हल बताया है, और अच्छा, ये बात यहीं पे पहुंचेगी। नहीं तो अगर पाकिस्तान की मईशत के और सियासत के मसाइल का हल फ्री एंड फेयर और री इलेक्शन है, तो फिर आप मुतालबा क्यों नहीं करते आपकी पार्टी? ये कंसेंसस से होगा ना। आपने मुझसे एक सवाल किया है एज अ पर्सन, एज अ पॉलिटिशियन, या जो भी आप समझे। नहीं, एज ए सीनियर नायब सदर आप मुस्लिम लीग। मैं एज अ सीनियर नायब सदर फिर जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं एज शाहिद अब्बासी आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल किया, ये बातें पार्टी के अंदर डिस्कस होती हैं, एक बात वहाँ पर पहुँचेगी, हम देखेंगे हुकूमत क्या करती है। लेकिन एज ए शाहिद खान अब्बासी आपकी राय यही है कि मुल्क को माशी बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए? बिल्कुल, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और फौरी जितनी देर करेंगे इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी, और फौरी किया जाए। मैं कह रहा हूँ जितनी देर करेंगे ज़्यादा तकलीफ होगी। अच्छा, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालबे के आप लोग हम नवा क्यों नहीं बन जाते? वही कहते हैं कि नहीं, शायद बात वहीं पहुँच जाए। अच्छा, लेकिन ये सब जमातें अपोजिशन मशवरे से करेगी। लेकिन जरदारी साहब उसकी रीज़न बता रहे हैं नैब को। वो कह रहे हैं कि ये नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। उनकी इस राय के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी कह चुका हूँ कि नैब ने हुकूमत को मफलूज कर दिया है। जब जिस मुल्क में हुकूमत मफलूज हो जाए वहाँ मईशत भी तबाह हो जाती है। इस हुकूमत को भी मफलूज? इस हुकूमत पूछ लें, वज़रा वो रोते हैं उधर असम्बली के अंदर, वो खुद ओपनली कहते हैं जी हम क्या करें जी, हमारे सेक्रेटरी कोई समरी भेजने पे तैयार ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म फैसले करता है, कोई समरी नहीं आती। वैसे शायद भाई इस गुनाह में आप हिस्सेदार नहीं हैं? हिस्से हैं, हम हर गुनाह के हिस्सेदार हैं। हम वो जमात है, कोई हमें इल्ज़ाम लगा दे हम उसके हिस्सेदार बनने को तैयार हैं। हिस्सेदार किसको कहते हैं? एक आमिर ने बनाया, आप उस कानून को हाथ नहीं लगा सकते। क्यों आप नहीं हाथ? जुडिशरी अगले दिन स्ट्राइक डाउन कर देगी। आप लोगों हमने देखा है, हमने वो माहौल देखा है। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। इस पर जब तक कंसेंसस नहीं होगा इसका फैसला नहीं कर पाएंगे। कंसेंसस से तमाम जमातें ये फैसला करें, ख़त्म करें इसको। मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी के लॉज मौजूद हैं, नैब को मुकम्मल ख़त्म, नैब को ख़त्म जिम कर दें FIA के अंदर। ये एक काला कानून है, जिस कानून में ये हो कि सलीम साफ़ी चोर है। मैं ये कहता हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं ओपनली कहता हूँ, मैं मुल्क का एक इदारा हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ सलीम साफ़ी चोर है। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं एक इल्ज़ाम लगा देता हूँ। अब सलीम साफ़ी ने सबूत लाना है कि वो चोर नहीं है। ये कानून, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या हमारा आइन देता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा कानून है? तो पीपल्स पार्टी अपने दौर में ख़त्म करना चाह रही थी, आप लोगों ने ताउन नहीं किया। मैं कह रहा हूँ हम इल्ज़ाम लगा दें, हम गलती का एतराफ़ करते हैं, हम आपके पैर वाली पकड़ लेंगे, माफ़ कर दें, आगे की तरफ देखें। और मैं फिर कहूँगा, हम जान नहीं बचाना चाहते, लिख दें कि 31 मई 2018 तक इसका इतलाक़ रहेगा, ये भी लिख दें, कोई बात नहीं है, हम भुगत लेंगे। लेकिन एक आपने इजाफी गलती भी की है ना, कि ये जो चेयरमैन नैब हैं जिन्होंने इस मामले को हद से आगे बढ़ा दिया, आपको पूरे पाकिस्तान में वो नज़र आए, आपने उनको नॉमिनेट किया इस मनसब के लिए? देखिए, चेयरमैन की बात नहीं होती। चेयरमैन आप किसी को लगा दें, होगा यही जो हो रहा है। ये चेयरमैन से बाहर है ये मामला। नहीं, बहुत चेयरमैन अपने कानून को देखता है, अपने इदारे को देखता है, वो उसके अंदर चलता है, अच्छा करे या बुरा करे। उनको तारीख जज करेगी कि उनकी नीयत क्या थी, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है। हमने उनको लगाया है तो हम भी उनके जुराइम में, हम भी उसके गुनाह में, अगर कोई गुनाह करते हैं, क्या खूबी आपको नजर आई? अगर कोई गुनाह करते हैं तो हम भी शरीक होते हैं। आपने अभी बात की, ये मुशावरत थी, मुशावरत में एक नाम कॉमन आया जिस पर तजवीज़ किसने किया था? ये पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया था नाम। ये चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किए थे।
देखिए तजवीज़ जो भी करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक उस पर इतफाक़ हो गया, बात होगी। और मैं फिर भी कहूँगा आप जिस शख्स को लगाते होता यही। लेकिन उसके लिए कोई दबाव भी था आप लोगों पे? नहीं, मुझ पर तो कोई दबाव नहीं था। अच्छा, आपको बस पीपल्स पार्टी की राय का एहतराम किया आपने? बहुत से नाम डिस्कस हुए, हाँ। इतफाक नहीं हो सकता था। हमने कहा बजाय इसके कि ये एक तमाशा बने, एक नाम था जो जिस पर कुछ, लेकिन वो पहले से आप लोगों ने देखा नहीं कि मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से या एबटाबाद कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने क्या क्या तमाशे लगाए थे? हमने सिर्फ ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अब उनका काम है कि काम करके बताएं, ऐसा काम करें कि पूरा मुल्क कहे कि नहीं ये बंदा ठीक है। अगर हमने गलती की है तो फिर हम उनके जो भी गलतियाँ होंगी, जो उनके गुनाह होंगे, उसके हमें भी सज़ा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब तो आपको ओहदा भी मिल गया सीनियर नायब सदर का और लगता यही है कि ड्राइविंग सीट पे आप आएंगे, तो आपकी गिरफ्तारी का इम्कान इससे मज़ीद नहीं बढ़ा? देखिए गिरफ्तारियों के क्या आपने कहा, क्या गिरफ्तारी का इम्कान वो बढ़ता रहता है, वो रोज़ बढ़ता है। मैं आपके टीवी प्रोग्राम पे बैठा हूँ, यहाँ से भी बढ़ जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब नैब की जो लिंकेज है सियासत से, आपने और भी लिंकेजेस पूछी, ये लिंकेज भी मौजूद है। आप चुप करके घर बैठे रहे, कोई नैब आपको कुछ नहीं कहेगी। आप बोलेंगे, नैब आपको पकड़ लेगी, आप पे केस बनाएगी, तो बिल्कुल इम्कान बढ़ गया है। अच्छा, इम्कान बढ़ गया? जी बिल्कुल। आप तैयार हैं? जितने आप इंटरव्यू करेंगे इतना इम्कान बढ़ता जाएगा। तो क्यों देते हैं फिर इंटरव्यू? क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर मैं मुंह बंद कर लूँ, मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे इस मुल्क के अवाम ने एतमाद किया है, मैं जानता हूँ मुल्क के क्या मसाइल हैं, मैं जानता हूँ उनका हल क्या है। अगर मैं भी चुप करके बैठा रहूँ, मैं कोई बड़ा दलेर आदमी या बहादुर आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इस बात का एतराफ़ है। और मैंने ज़िंदगी में देखा है कि जो दलेर और बहादुर होने का दावा करता है वो दलेर और बहादुर नहीं होता। लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी का मुझे एहसास है कि बोलना एक सियासतदान के बतौर 31 साल अगर मुझे सियासत में हो गए हैं और मैं मुंह बंद करके घर बैठ जाऊं, तो फिर मैं कोई दुकान लगा लूं या कोई और काम कर लूं, फिर सियासत मेरा काम नहीं है। क्योंकि मुझे जो तजर्बा पाकिस्तान के अवाम ने दिया है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुमने बात करनी है, अगर तुम बात नहीं करोगे तो तुम नाकाम हो। मैं इस जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ। बाकी जेल होता है तो जेल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। हमारी दुआ है कि बहरहाल आप जेल से बचे रहे, इसी तरह हमारे साथ रहें, आपके ख्यालात से हम मुस्तफ़ीद होते रहें। सलीम साफ़ी और जिरगा के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।